नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अपने लोगों ने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम। उस नर्वस सिस्टम में कल अपने लोगों ने सीएनएस और पीएनएस के बारे में जानकारी दी थी कि सीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या आता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। ये दो चीजें हमारी सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आती हैं, और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है इसके अंतर्गत हमारे नर्व्स आती हैं जो मेरुरज्जु से कनेक्ट होती हैं। और ये पेरिफेरल में, क्योंकि ये नर्व्स हैं, ये सिग्नल ले जाने का काम करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का, या डिफरेंट पार्ट से जो सिग्नल जाते हैं उसे सीएनएस तक पहुंचाने का काम करती है। ये दो तरह की होती हैं, एक मोटर और एक सेंसरी। ये जो हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया। हम बात कर रहे थे कल न्यूरॉन के बारे में। सीएनएस को पढ़ने से पहले हम उसकी इकाई है न्यूरॉन, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैंने आप लोगों को लिखाया भी था कि ये लॉन्गेस्ट सेल है ऑफ द बॉडी की, क्या? न्यूरॉन। इसका काम क्या है? इसका काम होता है सूचना का पता लगाना। कोई सिग्नल आ रहा है, कहां से आया है, उसका पता लगाना। जैसे मैंने ये हाथ यहाँ पर रखा, तो ये किसके, ये सब न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है। ये सिग्नल कहां से? न्यूरॉन के द्वारा लाए गए हैं। और ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और उन्हें संचालित करना, उसने सिग्नल दिया और उसी ने संचालित किया। और यहाँ पर नो सेल डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता। यानी कि सेल डिवीजन का मतलब, जैसे कोई एक मदर सेल है, डॉटर सेल, जैसे ये दो डॉटर सेल में टूट गया और ये दो डॉटर सेल 4 डॉटर सेल में टूट गए, इस तरह से इसका सेल डिवीजन नहीं होता। उत्पत्ति, फिर इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? जैसे ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं बनना है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है एक स्टेम सेल से। ये स्टेम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, पूरी फुल जानकारी है। स्टेम सेल क्या है? इसकी उत्पत्ति स्टेम सेल से हुई है। और यहीं पर बात करते हैं न्यूरॉन की, तो यहाँ पर एक छोटी सी सेल होती है, कोशिका होती है, जिसे ग्लियन सेल होते हैं, यानी कि ग्लियन सेल। इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है न्यूरॉन को जिंदा रखने में। मतलब ये न्यूरॉन को एनर्जी या जो भी न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड कराती है ग्लियल सेल। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट भी करती है, मतलब उसकी रक्षा, और उसे उसे स्थितिक बनाती है। तथा ये न्यूरॉन को ये प्रोटेक्शन भी दे रही है और उसको स्थितिक बना रही है, उसे होल्ड भी कर रही है। और ये क्या प्रोवाइड करती है? O2, मतलब उसे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा रही है न्यूरॉन को कौन? ये ग्लियल सेल। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ग्लियल सेल का क्या यूज है। ग्लियल सेल का क्या यूज है? तो पहले तो ग्लियल सेल कहां पाई जाती है? ब्रेन में। न्यूरॉन, क्योंकि ये न्यूरॉन्स को क्या कर रही है? न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। किसे? न्यूरॉन के लिए। और ये प्रोटेक्ट एंड होल्ड द न्यूरॉन को कौन प्रोटेक्ट करता है? यानी कि ग्लियल सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्लियल सेल। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो डायग्राम है, ये अपने लोगों ने कल देखा था न्यूरॉन का। ये न्यूरॉन का बेसिक डायग्राम है। इसमें ये जो बेसिक डायग्राम है, यहाँ पर ये जो आप लोग ये जो स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब धागे नुमा जो आकृतियां देख रहे हैं, तो रेड कलर से मैंने आप लोगों को दर्शाई है। इन्हें डेंड्रॉन या डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्रॉन या डेंड्राइट। तो ये जो न्यूरॉन होता है उसको जनरली 3 भागों में डिवाइड कर रखा गया है। एक डेंड्रॉन, दूसरा सेल बॉडी, दूसरा पार्ट सेल बॉडी। लिख दे रहा हूं मैं, एक डेंड्रॉन या डेंड्राइट, दूसरा सेल बॉडी, और तीसरा अक्षतंतु यानी कि एक्सॉन। अक्षतंतु के रूप में ये 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। कोई भी सिग्नल ब्रेन के द्वारा आया तो सबसे पहले वो डेंड्रॉन पर आएंगे। डेंड्रॉन ने उस सिग्नल को आकर्षित किया और वह सिग्नल सेल के केंद्र न्यूक्लियस से होते हुए
नर्व एंडिंग तक, जो एक्सॉन है, एक्सॉन से जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट हो रहा है, इन्हें बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग की तरफ जाता है वह सिग्नल, और वह सिग्नल जो नर्व एंडिंग होती है, यहां से एक दूसरा न्यूरॉन होता है, उसमें ट्रांसफर होता है। लेकिन इन दोनों, जैसे ये नर्व एंडिंग और ये दूसरा जो न्यूरॉन है, उसका जो डेंड्रॉन होता है, उसके बीच में एक जंक्शन होता है, जो ये ट्रांसफर होते हैं। ये किसके थ्रू, इसे क्या बोलते हैं, जो ये सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, इन्हें बोलते हैं न्यूरॉन ट्रांसमीटर। जो सिग्नल यहां डेंड्रॉन ने लिया और वही सिग्नल अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने से पहले ये नर्व एंडिंग के पास आया, और नर्व एंडिंग से जैसे ही ये नए न्यूरॉन के डेंड्रॉन के पास जाएगा, तो वो न्यूरॉन ट्रांसमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूरॉन ट्रांसमीटर, न्यूरॉन ट्रांसमीटर कहलाएगा। और ये जो जंक्शन बनी है इन दोनों के बीच में, ये जो जंक्शन बनी है, इसे साइनेप्स जंक्शन कहते हैं। साइनेप्स जंक्शन या स्नैप्टिक जंक्शन, या स्नैप्टिक जंक्शन या साइनेप्स बोलते हैं। और यहां पर ये आप ये केंद्रक देख रहे हैं, क्योंकि ये एक सेल है, यानी कि ये सेल है। 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा था, डेंड्रॉन को और सेल बॉडी, अक्षतंतु। अब बात करते हैं, ये क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा? जितना मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि जैसे ये हमेशा 3 भागों में, जैसे डेंड्रॉन, सेल बॉडी और एक्सॉन, इन तीनों भागों में ये डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा हमेशा ऐसा ही रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ये इसकी भी स्ट्रक्चर इसका चेंज होता रहता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको एक बार देख लेते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेसिस पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब एक ध्रुवीय। पोलर को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। तो यूनि मतलब एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय का मतलब क्या है? इसमें खाली एक्सॉन होता है, मतलब ये जो पूंछनुमा जो आकृति मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसमें मैंने आप लोग जो ये बने हुए हैं, ये स्वान सेल और नोड ऑफ ब्रेनवियर, ये इस तरह की खाली आकृति होती है, इसे एक्सॉन बोलते हैं। इसमें खाली एक एक्सॉन होता है, कोई सेल और डेंड्रॉन नहीं होता। सेल और डेंड्रॉन एब्सेंट होते हैं। बात करते हैं दूसरा नंबर, जो दूसरा टाइप है, उसे बोलते हैं मल्टीपोलर, यानी कि बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय में जैसे अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को डायग्राम में। बहुध्रुवीय को क्या है, यहां पर बहुत सारे, इस डायग्राम में बहुत सारे तंतु मैंने दिखाए हैं, जिसे डेंड्रॉन बोल रहे हैं, यानी जो थ्रेड नुमा आकृति है, ये थ्रेड जो राइट कलर से मैंने दिखाए हैं, ये थ्रेड वाले, इन्हें ही डेंड्रॉन बोल रहे हैं, डेंड्रॉन। ठीक है, तो जब एक एक्सॉन होता है और मैनी डेंड्रॉन, तो ये कैसा है? ये जो फिगर मैंने आप लोगों को ये बनाया है न्यूरॉन का, ये कैसा है? ये मल्टी न्यूरॉन, मतलब मल्टीपोलर न्यूरॉन है, बहुध्रुवीय। एक एक्सन होगा और मैनी डेंड्रॉन होंगे। और तीसरा जो लास्ट टाइप है वो है बाइपोलर, मतलब द्विध्रुवीय न्यूरॉन। इसमें क्या होता है? इसमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्रॉन होता है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है बाइपोलर का उदाहरण। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ अपने लोग उतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ये काफी अंदर तक मैंने आप लोगों को बता दिया, वैसे इतने अंदर तक कभी पूछा नहीं जाता है बाइ न्यूरॉन के बारे में। बाइपोलर ये एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। बाइपोलर द्विध्रुवीय क्या? एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन होगा। इसका एग्जाम्पल पूछ लिया गया है। इसका एग्जाम्पल होता है रेटिना, आंख में जो रेटिना होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। किसका? बाइपोलर द्विध्रुवीय न्यूरॉन का। अब अपने लोगों ने न्यूरॉन के बारे में जानकारी, अब न्यूरॉन के बारे में जानकारी है अपने लोगों के पास कि किस तरह से इसके सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और न्यूरॉन का क्या वर्क है। न्यूरॉन का वर्क क्या है? सिग्नल अर्जित करना,
उन्हें संचालित करना, ये इसका काम होता है किसका, न्यूरॉन का। बात करते हैं अब ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन यानी कि अब अपने लोग किसकी तरफ बढ़े हैं, अब अपने लोग फुल्ली कंप्लीटली सीएनएस की तरफ रुक कर रहे हैं। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो किससे मिलकर बना है, सेंट्रल नर्व सिस्टम मिलकर बना है ब्रेन और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, उससे मिलकर बना है। तो अपने लोग सीएनएस में पढ़ते हैं अब ह्यूमन ब्रेन को, मानव के मस्तिष्क को। अब लेकिन बात आती है मानव का मस्तिष्क, तो इसका उत्पत्ति यानी ओरिजिन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका ओरिजिन एक्टोडर्म माना जाता है, एक्टोडर्म ओरिजिन माना जाता है। एक्टोडर्म ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म ओरिजिन है जब अपने लोग भ्रूण मतलब एम्ब्रायोनिक अवस्था में होते हैं मां के गर्भ में, तब वहां पर एक स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल अंग बनाने वाली कोशिका है। यहां पर क्या करती है कि अंग बनाने वाली कोशिका है, तो उसी को हम एक्टोडर्म, उसी के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए इसकी उत्पत्ति हम स्टेम सेल से बोलते हैं। ह्यूमन ब्रेन की उत्पत्ति किससे बोलते हैं? स्टेम सेल से यानी एक्टोडर्म। अब करते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम का 98% हिस्सा या वजन, जो 98% हिस्सा है सीएनएस का सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या क्या है? सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, मैंने आपको ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये इसका आदमी का ये जो ब्रेन है, यहाँ पर ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होती है और ये रीढ़ की हड्डी के पास होकर जाती है, 26 होती है। तो ये सब जो हमारा कहलाता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन्हीं को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सीएनएस। और कह रहा है कि सीएनएस का 98% हिस्सा है कौन कवर कर रहा है? ब्रेन। कौन कवर करता है? ब्रेन। दूसरा पार्ट क्या है? मेरुरज्जु। ये बहुत कम मतलब 2% हिस्सा कवर करता है सीएनएस का। ये टोटली कौन कवर कर रहा है? ब्रेन। और इसका वजन ब्रेन का, ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। जो वनडे एग्जाम्स होते हैं जैसे आरआरबी, यूपी पुलिस, बिहार, अब बिहार पुलिस, उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे। इसका वजन ब्रेन का कितना होता है? इसका वजन जनरली 1300 से 1400 ग्राम एवरेज वेट है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना ही है 1300 ग्राम या 1400 ग्राम, ये 1300, 1400, 1350 भी हो सकता है, 1450 ग्राम भी हो सकता है, जो कि टोटल बॉडी का 2% होता है। ये है इसका पॉइंट में, टोटल बॉडी का 2% होता है। मतलब जो ब्रेन का वेट होगा, वजन होगा, वो टोटल बॉडी का जो वेट होगा उसका 2% होगा। ये समझने वाली बात है कि ये टोटल ब्रेन का वजन कितना है, बॉडी के वेट का 2%। ह्यूमन ब्रेन रिक्वायर्ड 20% ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन। जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमारा हार्ट डिफरेंट आर्टरी के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स को जाता है, वो कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो 20% है, वो तो अकेले ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। कितनी? 20%। 20% ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन रिक्वायर्ड 20% ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन। जो ब्लड की ऑक्सीजन होती है उसका अकेले 20% किसे चाहिए? ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा कितना परसेंट चाहिए होता है, 20%, 30%, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये रहा ब्रेन की एनाटॉमी, मतलब कि ब्रेन। ब्रेन को स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्लैंड। ये क्या करती है? ये हार्मोन सीक्रेट करती है। अब इसे सूडो क्यों बोला? एंडोक्राइन ग्लैंड होगा सूडो, ये खुद अंतःस्रावी की तरह कार्य नहीं करता, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य नहीं करेगा, लेकिन ये एक ब्रेन में एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसको कंट्रोल करके उसको एक्टिव कर देता है और उससे जो भी हार्मोन सीक्रिएट होते हैं वो मतलब वो एक्टिव हो जाती है और उसके हार्मोन सीक्रिएट होने लगते हैं, मतलब उसके हार्मोन सिर्वेट होने लगते हैं। तो इसीलिए ये क्या, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव कर देते हैं। डायग्राम देख रहे हैं, पार्ट है क्या लो फ्रंटल पोर्शन सामने हमारे होता है। सारी इंटेलिजेंस भाई यहीं से, जो इंटेलिजेंस वो यहीं से आ रही है। ये क्या है? पैरिटल लोब। और ये क्या है? कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का ये होता है यूज, जैसे हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। सेरिब्रम को जब हम ऊपर से देखते हैं, मतलब आप मेरे सिर को ऊपर से देखेंगे तो सेरिब्रम इस तरह से दिखेगा कुछ आपको, लेफ्ट और राइट। अब ये जो सेरिब्रम होता है, इसको जब ऐसे करके खोल के देखते हैं, ये ऐसे बंद है, अब इसको खोलेंगे अपने लोग, इसको खोला तो इसके एक अंदर एक ज्वाइंट होता है बोन का, जिसके थ्रू ये दोनों पार्ट ज्वाइंट है, ऐसे इसे खोल के देख तो ये है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। और मैं जो आपको एक ग्लैंड की बात बता रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब ब्रेन को मास्टर और मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसको कंट्रोल करके इसके हार्मोन्स को सीक्रेट करवा देता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मतलब मास्टर का भी मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये ऑक्सीपिटल लॉब, ये ऑक्सीपिटल लॉब। और यहां पर ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका पार्ट होता है? सेरिबेलम पार्ट होता है अनुमस्तिष्क का, यानी इसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं। इसे हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क का, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। ये सब आप लोगों को मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। मेडुला, मेडुला भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे ये लिम्बिक लॉब, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रंटल लोब्स, पैरिटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स, कॉर्पस कैलोसम, ये थैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड ये है जिसकी अपने लोग बात कर रहे थे अभी। बात कर रहे थे स्कूल की। ब्रेन कहां है? ब्रेन यानी स्कूल में, स्कल में, कैरेनम यानी कपाल हड्डी के अंदर रखा हुआ है। और कपाल हड्डी और ब्रेन के बीच में 3 झिल्लियां होती हैं, जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी, जो उसे डायरेक्ट कांटेक्ट या शॉक होने को रोकती हैं, यानी ब्रेन हमारा डैमेज ना हो। स्कल बोन, टेम्पोरल, ये कितनी बोन देखते हैं कि बोन स्कूल में कितनी बोन्स होती हैं? टोटल 8 बोन्स होती हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे। टेम्पोरल, टेम्पोरल में कितनी? 2 बोन्स होती है। फ्रंटल 1 होती है। फ्रंटल लोब्स ये है पूरा, जो मैंने ये दिखाया है, साफ कर देता हूं आप लोगों के लिए। दोबारा से देख, ये जो मैंने आप लोगों के लिए दिखाया, ये क्या है? ये फ्रंटल, ये लिखा है फ्रंटल लोब। ये क्या है? एक बोन है।
यानी कि फ्रंटल एक बोन है। और मैंने क्या बताया था कि इंटेलिजेंस मतलब कौन मतलब यानी कि आईक्यू फ्रंटल बोन, ये यहां पर एक बोन होती है फ्रंटल बोन। टेम्पोरल में कितनी? दो बोने। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सुनने का, सूंघने का, जैसे कहीं से खुशबू आ रही है ये सब। और एक होता है पैराइटल। पैराइटल में कितनी? दो। पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या है? ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? पैराइटल लोब। यहां पर एक बोन होती है, इस बोन का, ये बोन क्या हैंडल कर? दर्द। जो बाहर से जैसे किसी ने हमारा पैर दबाया, दब गया किसी के, तो हमें जो दर्द का एहसास हुआ वो कहां से? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, वहां पर एक बोन होती है पैराइटल। ये दो बोन्स होती हैं, बाहर का दर्द, ये प्रेशर अप्लाई। ऑक्सीपिटल एक होती है। ऑक्सीपिटल कहां पर है? नीचे की तरफ। ऑक्सीपिटल ये है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का जैसे इमेज बनाना, मैंने आंखों से मैंने देखा तो उसकी इमेज जो बनी हमारे दिमाग में, इमेज बनाना। और एथेनोइड और स्फेनोइड, ये दो होती हैं जो हमारे गाल मतलब चीक बोन भी बोलते हैं, जो गाल में पाई जाती हैं, ये दो हड्डियां। इसी तरह ये टोटल कितनी है? कितने बोन्स है हमारे पूरे स्कल में? 8 बोन्स हैं। कितने? 8 बोन है। ये तो हमने बोन के थ्रू को ब्रेन को पढ़ा है कि कितनी बोन्स है, उसके थ्रू बोन को पढ़ा है कि कहां से हमें क्या चीज पता चल रही है। लेकिन हमने जो पढ़ा, हमने तो सेरिब्रम, सेरिबेलम ये सब पढ़ रखा है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि ब्रेन। जो आपने लोगों ने ये देखा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अब स्टार्ट हुई है, यानी कि ब्रेन। ये है ब्रेन का डायग्राम जो मैं आप लोगों के लिए दिखा। ये जो पिंक कलर का जो पोर्शन आप लोगों के लिए दिख रहा है, ये जो पोर्शन आप लोगों के लिए दिख रहा है, ये क्या कह रहा था? सेरिब्रम। सेरिब्रम। और ये जो बोन है, ये वाली बोन, कॉर्पस कॉलोसम। ये क्या? ये ऊपर से जब देखते हैं तो ये इस तरह से दिखती है, लेफ्ट राइट, और ये ऊपर से खुल जाती है वो। लेकिन वो कनेक्ट कहां पे होती है? ये जो बोन दिख रही है कॉर्पस कॉलोसम। यहां पर ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पॉन्स, मेडुला, और ये जो सेरिबेलम, ये सब किसके भाग होते हैं? ये जो तीनों भाग हैं किसके भाग हैं? ये हिंड ब्रेन के भाग हैं। किसके? हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क के हिंड ब्रेन के भाग। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये किसके भाग हैं? और ये जो थैलेमस है, ये किसके भाग है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, अग्र ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें सेरिब्रम को सबसे बड़ा दिखाया गया है। तो ये क्या है? ये इसे बोलते हैं पिरामस्तिष्क। ये पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम। दूसरा सबसे बड़ा क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरिबेलम। और ये सेरिबेलम सबसे बड़ा। अब अपने लोग ब्रेन को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी तीनों को बताया कि ये फोर ब्रेन,
यानी अग्र मस्तिष्क और मिड ब्रेन, मध्य ब्रेन, इसका कोई पार्ट नहीं होता। पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। और जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, इसके 3 भाग मैंने आप लोगों के लिए यहां पर दिखाए हैं, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और थैलेमस। और उसी प्रकार जो पश्च मस्तिष्क है, इसके भी मैंने आप लोगों को 3 भाग दिखाए थे, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। इसके भी 3 भाग हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपने लोग एक एक करके सारे सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये क्या हैंडल कर रहे हैं, ये कौन सी जानकारी रखते हैं अपने बारे में, जो पता चलता है अपने लोगों को। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लव, हेट, सब किसके थ्रू आ रहा है? दिल कुछ नहीं करता। कोई आपको पसंद आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? वो हाइपोथैलेमस है। ये आपके दिमाग में खुरापाते लाता है, जो आपको पसंद आ रहा है, हाइपोथैलेमस। सारी चीजें का नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।